किसी भी प्रकार का कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, किसी भी सेकंड का 1 सेकंड का भी वीडियो में कोई कट नहीं है, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई मिक्स नहीं है। वो चैनल बना है, नाम है एएम ट्यूटरिंग क्लासेस। एएम ट्यूटरिंग क्लासेस में आपको एक प्रकार का लाइव ही होता है। इस हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें कोई भी प्रकार का वीडियो एडिटिंग का सुविधा नहीं है। जो रिकॉर्ड होता है, जो बोर्ड में सवाल लिखा होता है, जो मैं बोलता हूं आप तक सीधे बिना किसी प्रकार का वर्ड का एडिटिंग किए हुए, बिना किसी प्रकार के वीडियो में एडिटिंग किए हुए, एक भी सेकंड का वीडियो में ना एडिटिंग है, ना ही कोई कट है, ना ही किसी प्रकार का कॉपी पेस्ट है। ऐसा लाइव और ऑथेंटिक वीडियो आप तक पहुंचता है जिसका नाम है एएम ट्यूटरिंग क्लासेस। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल एएम ट्यूटरिंग क्लासेस में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। जो व्यूअर्स है हमारे, उसको भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल की खासियत ये है कि हम जो बोलते हैं वो में किसी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रकार के हम जो वीडियो बनाते हैं, वो चाहे वो 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 35 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, वो किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं होता है। कोई भी बैकग्राउंड उसमें सपोर्ट नहीं होता है। सामने हमारा रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल है, हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है। बस आपके सामने मैं बोलता हूँ, वो रिकॉर्ड होता है, वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ, आप तक डायरेक्ट सीधे पहुंचाता हूँ। तो हमारी आपकी एक प्रकार की सीधी बातचीत होती है। जी हाँ, सीधी बातचीत होती है, यानी कि जो भी इस बोर्ड पर लिखा है उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल से बताएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं कि वीडियो को कट कर दें, वीडियो को एडिट कर दें और फिर आपके तक पहुंचाए, ऐसी कोई सुविधा है हमारे पास नहीं है और न हम करना चाहते हैं। हम वो वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें डायरेक्ट जो एक आमने सामने, जैसे स्टूडेंट सामने में बैठा हो और मैं पढ़ाने के लिए आता हूं, तो उसी प्रकार का ये वीडियो है जहां पर सामने आप लाइव हो, देख रहे हो। ना कोई एडिटिंग है, ना कोई मिक्सिंग है वीडियो में कि मैंने मिक्स कर दिया, वो मिक्स कर दिया, ऐसा कोई सुविधाएं नहीं है। जो वीडियो आप देखते हो बिल्कुल रियल है, रियलिस्टिक है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये आपके करीब है और ऐसा वीडियो आप जरूर देखिए और बताइए कि क्या होता है। आमतौर पर जितने भी चैनल है उसमें देखिएगा आप, वीडियो एडिटिंग होता है, वर्ड का कॉपी पेस्ट होता है, सवाल उनके पास जो डेमोस्ट्रेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक या स्मार्ट बोर्ड में आता है। हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हमारे पास प्लेन व्हाइट बोर्ड है जहां पर मैं सवाल लिखता हूं और सवाल का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाता हूं। एक प्रकार का स्मार्ट परंतु हेल्दी क्लास होता है जहां पर आप डायरेक्ट, जिस प्रकार के एक स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट करता है अपने टीचर के साथ, आप इसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सुविधाएं वो सारी चीज हैं जो आपको एक मिलना चाहिए, वो सारी बेनिफिट आपको मैं इस वीडियो में देता हूं। इसके साथ साथ जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उसके काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पहुंचता है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, आज मैं दिखाने जा रहा हूं क्लास 9 चैप्टर 5 और वो इक्लूड ज्योमेट्री के बारे में। इक्लूड कौन थे, मैंने लगातार अपने मैं बताते चाहता हूं कि जो भी हमारे मैथमेटिशियन जो उन्होंने अभी इन्वेंट किया, अलग अलग टॉपिक हो, चाहे वो डेसिमल हो, फ्रैक्शंस हो, या आज इक्लूड का वो थे कौन। इक्लूड काफी फेमस मैथमेटिशियन थे, फ्रॉम इजिप्ट के थे। इजिप्ट के 325 साल पहले, बीसीई यानी कि क्राइस्ट से पहले, उससे भी पहले इजिप्ट के थे और उन्होंने इसे इन्वेंट किया। उस समय के इतिहास में, उस समय के काल चक्र में मैथमेटिक्स के जो बारे में होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने एक चीज डिस्क्राइब किया जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया। क्या माना गया? यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं कि इससे पहले ज्योमेट्री का आविष्कार नहीं हो, उससे पहले भी काफी पहले ज्योमेट्री का इन्वेंशन हो चुका है। भारत में भी हो चुका है, वेद में भी हो चुका है, अथर्ववेद में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि भारत में ज्योमेट्री का आविष्कार उससे पहले भी हुआ था। जहां पर पैरेलल रोड्स बनते थे वो ज्योमेट्री की सुविधा से ही बनता था। तो पहले आइए, लेकिन इस वीडियो में हम दिखाते हैं यूक्लिड का ज्योमेट्री। यूक्लिड का ज्योमेट्री है क्या? उसने जो भी ज्योमेट्री यूक्लिड्स के बारे में बताया, उसने 2-3 बातें बताई जो आज हम सब उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बारे में सबसे पहला चीज जो बताया, कुछ पॉइंट्स का विवरण दिया जिसके बारे में आपको सोचना है ये है क्या। आज के तारीख में सोचेंगे तो बहुत सामान्य सी जानकारी, बहुत ही सामान्य सी जानकारी, परंतु ये सामान्य जानकारी हमें मैथमेटिक्स में हेल्प करता है। वो सामान्य जानकारी हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उसी सामान्य और बेसिक नॉलेज पे हम आगे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
एक्लिड ने बताया कुछ पॉइंट्स बताया, कुछ डिफिनेशंस बताया। इस डिफिनेशंस में इसने बताया एक्लिड किस प्रकार से काम करता है और है क्या, डिफिनेशंस क्या है, एक्सियोम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। एक्सियोम और पोस्टुलेट्स एक प्रकार के यूनिवर्सल ट्रुथ को दो पार्ट में बांट दिया, एक्सियोम्स और हमारा पोस्टुलेट। एक्सियोम्स वो चीज है जो मैथमेटिक्स में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, एनीवेयर, कहीं भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। और पोस्टुलेट्स वो चीज है जो ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री एक हिस्सा है, पार्ट है, उसमें पोस्टुलेट्स इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिसका डिफिनेशंस बताया। उस पॉइंट से पहले एक्लुड्स ने यह भी बताया कि हमें जो सॉलिड मिलता है उसके 3 डायमेंशन होते हैं। सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। जो भी सॉलिड है उसके डायमेंशन 3 मिलते हैं। अगर हम उसी सॉलिड को अगल हिस्से में बदल ले, यानी कि सरफेस ले ले, यानी कि अगर हम सॉलिड लेते हैं तो उसके शेप हो सकते हैं, अलग अलग शेप हो सकते हैं। ये हमारा शेप हो सकता है और ये हमारा सॉलिड अगर है एक हिस्सा है तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं। लेकिन अगर हम सरफेस लेते हैं, यानी कि सरफेस जो होता है इसका चारों तरफ का कोई एज होता है, किनारा होता है, एक बाउंड्री होती है, इसके 2 डायमेंशन होते हैं, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन। या साइड हमारा कोई भी हिस्सा हो लाइक दैट, ये भी हमारा है तो वो भी हमारा 2 डायमेंशन होते हैं। कितने डायमेंशन होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं। किसके? सरफेस। एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। लेकिन जो सॉलिड है इसके 3 डायमेंशन होते हैं। सॉलिड के 3 डायमेंशन एकदम। एक्लुड ने ये भी बताया कि जो लाइन है, लाइन हैज ओनली 1 डायमेंशन। ये इसका लाइन है, ये एक लाइन है, इसकी ओनली केवल एक डायमेंशन। कितने डायमेंशन है? ओनली 1 डायमेंशन। चाहे वो लाइन ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी प्रकार का हो, या ऐसे हो लाइक दैट, वो सबके 1 डायमेंशन। तो सॉलिड के कितने डायमेंशन? 3। सरफेस के कितने डायमेंशन? 2। और लाइन के केवल 1 डायमेंशन। अब आते हैं हमारा एक ये भी एक बताया कि पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट हैज नो डायमेंशन। ये पॉइंट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, चारों तरफ पॉइंट है, उसके कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है ये भी बताइए। डायमेंशन का मतलब होता है उसके डायरेक्शन को डिनोट करता है। डायमेंशन उसके डायरेक्शन को डिनोट करता है। जैसे एक लाइन है, ओनली 1 डायमेंशन। लाइन जैसे भी होगा तो वो स्ट्रेट होगा, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन से में हो, किसी भी तरह मूवमेंट हो, इस प्रकार का मूवमेंट हो, इस प्रकार का मूवमेंट हो, इस प्रकार का मूवमेंट हो, परंतु जो मूवमेंट होगा डायरेक्शन से होगा, केवल एक डायरेक्शन से होगा, इसलिए इसको 1 डायमेंशन कहा जाता है। सरफेस हैज 2 डायमेंशन। सरफेस जैसे भी होगा तो उसके 2 डायमेंशन होंगे, एक हमारा ये और एक हमारा ये। यदि एल है, ये एल है तो ये हमारा बी है, तो इसके 2 डायमेंशन। परंतु जब सॉलिड बनाते हैं, कोई भी सॉलिड हो, किसी प्रकार का शेप हो, तो उसमें 3 डायमेंशन होता है। एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, तो इसको 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बट पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होता, कहीं भी खरीद दो डायमेंशन नहीं होता। तो एक्सियोम ने, सॉरी, एक्लुड ने जो थ्योरी बताया उसमें कहा कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई हिस्सा नहीं, तो कोई हिस्सा होगा इस पॉइंट का? कोई भी हिस्सा नहीं होगा, कहीं भी लिख दो पॉइंट हैज नो पार्ट। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन जो होता है वो ब्रेथलेस होता है। कैसे? अब मान लीजिए अब ये लाइन है हमारा, दिस इज द लाइन, इसकी क्या कोई चौड़ाई होगी? क्या इसकी कोई चौड़ाई होगी? कोई भी चौड़ाई नहीं होगी। तो लाइन इज ए ब्रेथलेस है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, वो हम कहते हैं इसको। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है कि द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, यानी कि लाइन के अंत में पॉइंट होता है, बिंदु होता है। तो लाइन होता क्या है? लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। कॉम्बिनेशन, लाइंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। ये लाइन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। यानी कि सारे लाइंस, पॉइंट्स एक साथ एक ही दिशा में मिलते गए, बढ़ते गए, तो वो क्या बन गया? लाइन। तो इसके अंत में तो क्या है? पॉइंट ही तो है, इसके अंत में क्या है? पॉइंट से। तो लाइंस एंड्स विथ ए पॉइंट होता है। द स्ट्रेट लाइन इज a line which lies evenly with the points on itself। स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक लाइन है और उसमें क्या करते हैं? लाइज इवनली। इवन मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। हर पॉइंट के बीच में आप इवनली होता है, यानी कि बिल्कुल बराबर होता है स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कुछ भी हो, परंतु दिस इज द स्ट्रेट लाइन।
पांचवा पॉइंट कहता है द सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस, जैसे मैंने कहा कि टू डायमेंशन, सरफेस हैज ए टू डायमेंशन। तो सरफेस, आप कोई भी सरफेस ले लो, उसमें दो चीज होगा, एक होगा लेंथ, दूसरा होगा ब्रेथ। सरफेस हैज टू थिंग्स। इसको समझने में ज्यादा परेशानी या मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है ए प्लेन सरफेस, सरफेस विच लाइज इवनली with the straight line on itself. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line itself. और सरफेस जब भी होगा तो हम इस प्रकार का सरफेस होगा। ये सरफेस इस प्रकार से भी हो सकता है, दैट इज द सरफेस ऑल्सो। ये भी सरफेस हो सकता है, परंतु जो भी लाइन है विच लाइन इवन, एक बार फिर से कहें, लाइंस जैसे इवन होता है, इवनली वहां पर होता है। पांचवा पॉइंट में पढ़िए, चौथा पॉइंट में, दैट इज द लाइंस विच लाइज इवनली। और यहाँ भी जो इवन लाइंस होगा सरफेस का, जहां पर दो लाइंस होते हैं, एक एल है और ब्रेथ है, दोनों लाइंस इवनली होता है, बराबर होते हैं। यानी कि लाइंस के बीच में हम ये लाइंस ऐसे नहीं दे सकते। दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज नॉट ए लाइन। तो लाइन क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ही लाइन कहेंगे। और ये हमें इक्लुट्स ने बताया कुछ पॉइंट्स को, और इसको बताया, यूनिवर्सल ट्रुथ बना दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ बनाए। इक्लिप्स ने जो भी पॉइंट्स बताए उस समय पॉइंट को आज भी मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज है। ये जो नॉलेज है वो हमारे बेसिक की जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स को वो बढ़ाता है। तो इसको बिल्कुल फटाफट याद कर लेना है। जरा से मुश्किल है। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पॉइंट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है। लाइन इज ब्रेथलेस है, लाइन जो खींचोगे आपको इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, ब्रेथलेस होती है। द एंड्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी कि एक लाइन खींचो तो उसके अंत में एक पॉइंट ही होता है, क्योंकि पॉइंट के कॉम्बिनेशन से ही लाइन का फॉर्मेशन से बना। और लाइन जो होता है, जो भी लाइन खींचते हो वो इवनली होता है, यानी कि बराबर होता है। किसी प्रकार का लाइंस में इस प्रकार से लाइंस नहीं खींच सकते, दैट इज नॉट ए लाइन। ये एक हम स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से कट नहीं, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, दैट इज द स्ट्रेट लाइन है। और इस प्रकार के हम इस पॉइंट को हम समझ के आगे बढ़ते हैं। इक्लुट्स ने अब हमें बताया है जो उसके बारे में समझते हैं, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। उसने क्या कहा है एक बार फिर से मैं बता दूं। इक्लुट्स ने यूनिवर्सल जो ट्रुथ मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसमें उसने बताया कि एक्सियोम्स को माना गया और दूसरी तरफ माने हैं पोस्टुलेट के, पोस्टुलेट के बारे में बताया। पोस्टुलेट्स को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। और इसको कहाँ करते हैं? मैथमेटिक्स में कहीं भी करते हैं। इसको भी मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स को ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम मैथमेटिक्स में हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पॉइंट्स के बारे में आते हैं। अब आते हैं ये सब कुछ एक्सियोम्स है जिसको माना गया है कि ये सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप मान लो बस। लेकिन फिर भी यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रूव करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में प्रूव करने की जरूरत होती है। एक थ्योरी को भी प्रूव करने की जरूरत होती है, बहुत सारे सवाल को प्रूव करने की जरूरत होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स का कहना है कि बिना प्रूफ का कोई मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी चीज है उसको प्रूफ करके बताना है, साबित करना है कि वो क्या है। तो साबित करना क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। कोई ऐसा चीज है ए और ये बराबर है जेड के। किसके बराबर है? जेड के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। तो एक और चीज लेते हैं, ये भी ले लिया, और ये हम अगर बराबर कर दें, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। एक ही चीज के लिए अगर ये बराबर हो, मान लेते हैं ये बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। कोई भी चीज अगर इक्वल्स है कोई भी चीज की, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर इस चीज के बारे में जानकारी देना है कि अगर कोई और भी नंबर्स आ जाते हैं जो इक्वल है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर चीजें जो है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, एक ऐसा चीज जो इक्वल हो दोनों के बीच में, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब ये दोनों बराबर होने के हो जाता है। दूसरा है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स।
ये ए और बी इक्वल्स है। अगर इसमें कोई चीज जोड़ा जाए, अगर 5 जोड़ा जाए, अगर इसमें भी 5 जोड़ा जाए, तो दोनों क्या होगा, a प्लस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 5। यही चीज बताए, a प्लस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 5, यानी कि उसमें भी उतना जोड़ो, इधर भी उतना जोड़ो, तो दोनों तो बराबर ही होगा, क्योंकि पहले से दोनों बराबर है, पहले से दोनों बराबर है, तो लिखा हुआ इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स यानी पहले जो बराबर हो उसमें अगर दोनों तरफ बराबर कुछ जोड़ते हो तो वो दोनों बराबर ही रहता है। और यही चीज में बताया है थोड़ी एक्सियोम्स का 2 में। तीसरा कहता है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां सब्ट्रैक्ट कर दो 5, यहां सब्ट्रैक्ट कर दे 5, तो हमारा क्या होगा, ये हो गया ये, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा टू ईच अदर। मान ये 10 नंबर है, ये भी 10 है, इसमें से अगर 5 घटाएं, इसमें से 5 घटाएं, तो यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, तो ये दोनों तो फिर बराबर हो गया। दैट इज क्या है, तीसरा लाइन्स यही कहता है। चौथा पॉइंट है जो बहुत ही मजेदार चीज है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। अगर दोनों बराबर हो जाए यानी कोइंसाइड, चिपक जाए, तो इसके ये हमारा लंबाई के हम कोई भी चीज बराबर में चिपकाना है तो इसी के ऊपर ही एक बराबर के चीज में हम डालना होगा, और जब दोनों चिपक जाए तो दोनों के क्या होता है, हिस्सा जो है बिल्कुल बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ए ग्रेटर देन द पार्ट, दिस इज द होल। कोई भी एक शेप ले लीजिए, होल है, और इसका जो ग्रेटर होगा, अगर हम एक हिस्सा ऐसे निकाल ले और ये निकाल ले, इट इज ए ग्रेटर है, ये इज ए ग्रेटर है। एक बड़ा सा आप पिज्जा ले आओ, कोई भी चीज, और एक छोटा जो हिस्सा निकालोगे पिज्जा, तो ये तो बराबर होगा, स्वाभाविक सी बात है। होल इज ए पाम ग्रेटर हो, आप एक समोसा ले आओ, उसका एक पार्ट जो है छोटा हिस्सा आप अलग कर दो, तो वो बड़े हिस्सा जो होता है उसके बराबर बिगर देन होता है। तो होल जो है हमेशा जो पार्ट है उससे बिगर होता है, क्या होता है, बराबर, बड़ा होता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। कोई भी चीज, मान लो ए जो है बराबर है 2b का, ए जो है बराबर है 2b। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, और ये भी जो है यहाँ पे c, तो c भी बराबर है 2b के, a भी बराबर है 2b के, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, a बराबर c हो जाएगा, a बराबर c हो जाएगा, a बराबर c हो जाएगा। यहाँ a जो है बराबर है 2b का और a बराबर है c का, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और सातवां पॉइंट है दैट इज द थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स। और एक बार फिर से जानते हैं, थिंग्स जो दूसरे के विचार हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि ये इसका आधा है, किसका, बी का, और यहां भी क्या है, सी, यानी कि सी भी बी का आधा है। सी जो है वो बी जितने भी है उसका हाफ पार्ट है, ए जितना भी बी का आधा है, तो क्या होगा यहाँ भी, और ये और सी बराबर होगा। दिस इज द एक्सियोम्स है जो है एक्लिट्स ने थ्योरी में बताया है यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में। इसको एज इट इज मान लेना, बहुत भारी चीज नहीं है, समझने की चीज है कि अगर हम कभी कभी कहते हैं ए बराबर बी है, ये भी, और बी बराबर सी है, तो यहाँ से क्या होता है, ए बराबर सी होता है, जो पार्ट हमें 1 में भी बताता है ए बराबर सी है, यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, यानी कि ये जो चीज जो थिंग है बी के दोनों बराबर है, ए भी बराबर है बी के और बी भी बराबर सी के है, तो ए बराबर सी होता है। तो नंबर 1 हमें इसी प्रकार से रखते हैं। थिंग्स में कोई चीज हम जोड़ते हैं, कोई भी संख्या जोड़ लो, आप कोई भी संख्या जोड़ लो किसी भी चीज में, दो बराबर चीज है तो दोनों तरफ अब जोड़ दे तो फिर भी हम लोग बराबर हो जाएंगे। थिंग्स कोई बराबर है और उसके दोनों तरफ कोई चीज संख्या घटा दो, क्या करना है, घटा दो, तो भी बराबर हो जाएगा। थिंग्स में विच कोइंसाइड, यानी कि बिल्कुल आपस में बराबर हो जाए, यानी कि ये और ये हाथ पंजा जो है बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस हैंड है, हमारे बिल्कुल बराबर होता है। और हमें विच इज ग्रेटर देन पार्ट, कोई भी हिस्सा जो है एक हिस्से के बराबर का मतलब बड़ा होता है। एक छोटा सा एक हमारा ये एंगल है और यहाँ से हमने छोटा सा हिस्सा लिया, तो ये हमेशा ऑलवेज इज ग्रेटर देन होगा। और कहा कि अगर कोई चीज एक हिस्सा हो, मान लो उसका पार्ट डबल कर दें, तो डबल कर दें, यानी कि a बराबर 2b हो जाए, तो और ये भी बराबर c है, तो ये c जो है
2b है और ये भी 2b है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो थ्योरी है एक्सियम्स का, दैट इज यूक्लिड्स का, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। यूक्लिड्स के जो इसमें थ्योरी के पार्ट में कुछ हिस्सा और भी है जिसको पोस्टुलेट्स के रूप में बताया गया है, पोस्टुलेट्स के रूप में बताया गया है। और आइए उसके बारे में फटाफट बता देते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे और इसको देखते देखते आप इस जो एक्सरसाइज का जो है थ्योरी पार्ट वो बिल्कुल कंप्लीट कर दो मजेदार ढंग से। एक चीज और ध्यान देना कि बहुत सारे चीजों में एग्जाम में पोस्टुलेट को इतना जटिल बना दिया है, इतना जटिल उसमें भर दिया है, किताबों में इतना जटिल तरीके से बताया गया है कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे वीडियो में आप देखते होंगे उसमें कितनी जटिल भरा हुआ, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर समझिए। क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है, मे बी ड्रॉन, ध्यान देना, मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो यहां से जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे दैट इज हमारा वही लाइन बनेगा। दो पॉइंट बना लो आप, उसके बीच में क्या है, स्ट्रेट लाइन खींच दो। दो पॉइंट बना लो यहां और यहां, और आपके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच लो, तो दैट इज द स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन। यही हमारा पोस्टुलेट्स में बताया गया। ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री लाइन खींचते हैं। दूसरा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। और देयर इज ए यूनिक लाइन, दो लाइन के बीच में आप क्या करो, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक चीज और बात दो, अगर एक पॉइंट बिंदु है, इसके बीच में कितने लाइन गुजरोगे, इन्फिनिटली। अगर ओनली वन पॉइंट हो तो इसके बीच में इन्फिनिटली मेनी पॉइंट गुजरेगा। परंतु यही पॉइंट के और यहां पर एक पॉइंट है, इसके बीच में कितनी लाइन गुजरेगा, तो ओनली वन एंड ओनली लाइन, एक और केवल एक ही लाइन गुजरेगा, दूसरा नहीं गुजरेगा। ए टर्मिनेटर लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली। ये दिस इज द लाइन है, खत्म हो गया। टर्मिनेट मतलब एंड पॉइंट हो, टर्मिनेट मतलब एंड पॉइंट हो। और इसको आप क्या कर सकते हो, दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटली काफी लंबा, जहां तक इच्छा हो उतनी दूर तक ले जा सकते हो। कोई नहीं दिक्कत है उसमें, आराम से जा सकते हो। मतलब कोई भी लाइन, ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गया, इसको आप ऊपर तक टर्मिनेट ले जा सकते हो, इसको नीचे तक ले जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड, हमारे पोस्टुलेट्स नंबर 2 में बताता है। पोस्टुलेट्स नंबर 3 कहता है, सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर विथ एनी रेडियस। जी हाँ, एक सर्किल, सर्किल के साथ ये सर्किल है, ये रेडियस है, और इस पर हम कोई भी जो है बना सकते हैं। ये हमारा है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा है, इस पर कोई भी आप बना सकते हो। दिस इज, किसी ने कहा आपको छोटा बनाना है, छोटा बना लो। यानी कि जो भी, यानी कि एक सेंटर होगा और एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा एक रेडियस होगा। वन सेंटर वन रेडियस, हैव ओनली वन सर्किल, वन सेंटर हैव द वन रेडियस। मीन्स रेडियस, वन रेडियस मतलब जो लेंथ ऑफ द रेडियस इज सेम होगा, यानी कि इसका लेंथ हम बढ़ा नहीं सकते। एक सर्किल में अलग अलग रेडियस की लेंथ नहीं हो सकती है, यानी कि इस सर्किल में रेडियस की लेंथ यहां से यहां तक ही होगा, यहां से यहां तक ही होगा। इस सर्किल में यहां से यहां तक ही रेडियस होगा, यहां से यहां तक। इसकी लंबाई हम एक ही सर्किल में न तो बढ़ा सकते हैं न ही घटा सकते। एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा और एक रेडियस होगा। ये हमारा पोस्टुलेट्स नंबर 3 कहता है। पोस्टुलेट्स नंबर 4 क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स है सब बराबर होगा। ये भी हालांकि कहने की बात तो नहीं थी, कोई भी बात नहीं थी, आप जितने बड़े बना लो। और ये जो 90 डिग्री है वो इसमें भी 90 डिग्री होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा। मीन्स इसके लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेंथ चाहे लेंथ कुछ भी हो, इसकी लंबाई अलग अलग ही क्यों ना हो, अलग अलग ट्रायंगल के, परंतु ये जो एंगल है 90 डिग्री वो सब में बराबर होगा, सभी राइट एंगल बराबर होगा। यहाँ पर यही कहता है ये पोस्टुलेट्स नंबर 4। और पांचवा तो काफी लेंदी लाइंस है, समझ में हो सकता है कि ना आए, बस उसको
मैथमेटिकली मैं समझ जाता हूं क्या करता है। इसने कहा कि अगर दो लाइंस है और ये दो लाइंस इस प्रकार से गुजरा और एक ट्रांसवर्सल लाइंस है, ये हमारा मान लेते हैं एल है और ये एम है और ये हमारा टी ट्रांसवर्सल लाइंस है। यहां पर ये कहता है थ्योरी में कि अगर ये एंगल वन जो इंटेरियर ट्रांसवर्सल एंगल है, ट्रांसवर्सल एंगल इंटेरियर मतलब दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बना है, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो एंगल बना है, अगर इसका सम यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री है। मान लीजिए अगर ये लेस देन 180 डिग्री है तो कहता है ये लाइन कहीं भी जाके आगे जाके क्या होगा, मिल जाएगा। क्या होगा, मिल जाएगा। ये क्या होगा, मिल जाएगा। ये इसमें कहता है। थ्योरी जो हमारा है नंबर 5 कि अगर एक लाइन L और M को ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि जो इंटीरियर ट्रांसवर्सल एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, वो लेस देन क्या है, 180 डिग्री, इज लेस देन 180 डिग्री, देन द टू लाइंस मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक खास जगह पर वो जाके मिल जाएगा। और इसी में कहा गया है पोस्टुलेट्स नंबर 5 में। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्टुलेट्स नंबर 5 में इस प्रकार के थ्योरी के बारे में आपको बताया। यूक्लिड्स का जो ज्योमेट्री का थ्योरी है इसके बारे में बताया। इसके कुछ थ्योरी जो है जहां पर सिस्टम हम एग्जाम्स करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, पॉसिबल है, और ये थ्योरी को यूनिवर्सल ट्रुथ ग्रुप में मान लिया गया है। एग्जाम जो है मैथमेटिक्स के किसी भी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पोस्टुलेट्स को कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पार्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बच गया इसमें कुछ एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने को मौका मिलेगा। इस वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।